ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2019 के पेपर को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। देख, ये कौन सा सेट है? तो सेट ए है। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। और कितने घंटे मिलते हैं हमें? 2 घंटे। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और जैसे बार बार कहा है मैंने कि 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। 50% जो इसका कट ऑफ रहता है यूपीएससी का। तो अगर मैक्सिमम तूने 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन 100 में से, तो भी तू पास हो जाएगी आराम से। ठीक है? हाँ, तो हमेशा माइंड सेट बना के रखने का कि मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। बस समझ में आई? हेलो, तो 1 नंबर 2 नंबर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, सीधा क्वालिफाई करने का बस, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि ये प्रीलिम्स से होता है क्राउड को कम करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और उसके बाद कहता है कि कौन सा ऊपर से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, उसकी बात करना है। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कहता है इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। बताइए क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है? पॉलिटी से है। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो कह रहा है पहला, इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं पहले। दूसरा कहता है इन द लोकसभा द लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ठीक है, इसके बारे में पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है तीसरा, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि मिनिमम लोकसभा की 10% अगर सीट है तुम्हारे पास अपोजिशन में, लोकसभा में 10% सीट है, तो तुम लीडर ऑफ अपोजिशन कहे जा सकते हो। मिनिमम कितना सीट चाहिए? 10% सीट ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का 10% सीट। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। अगर तीसरा गलत है तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा क्या? ओनली 2। ठीक है, हमें 2 के बारे में नहीं आइडिया था, इतना डीप तो नहीं कोई पढ़ता रहता है, लेकिन कुछ तो एक तो इंफॉर्मेशन, एक तो पॉइंट पता रहेगा, है ना? तो तीसरा हमें पॉइंट पता था और हमने मारा, देखा यहाँ से तीसरा एलिमिनेट करते ये आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है which of the following leaf modification occur in the desert area into inhibit water loss। तो ये बहुत सिंपल सा है, पहले बता कौन से सब्जेक्ट से है ये? एनवायरमेंट या जियोग्राफी कह सकती है। ठीक है, एनवायरमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, कह रहा है कि which of the following leaf modification, कई बार पढ़ाया हूँ, बायो में भी पढ़ाया हूँ, कैसे पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं, कैसे टेंड्रिल्स बन जाती हैं, है ना? हाँ, तो कह रहा है which of the following leaf modification occur in desert area to inhibit water loss। वाटर लॉस, बट हार्ड एंड वैक्सी लीफ हो जाती हैं। डेजर्ट की बात कर रहा, डेजर्ट में हार्ड एंड वैक्सी लीफ हो जाती हैं, टाइनी लीफ हो जाती हैं, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, छोटी छोटी, थॉर्नी इन स्टेट ऑफ लीव्स, थॉर्नी इन स्टेट ऑफ लीव्स। तो बता इसमें तीनों से तेरे हिसाब से बता कौन सा सही है? तीनों सही है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि तुझे पता है जो थॉर्नी होती है ये तो सबको पता रहता है,
टाइनी भी हो जाती है, जैसे बबूल के अगर तुम पत्तियों को देखेगी तो एकदम छोटे 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 उनकी पत्तियां रहती हैं। दूसरा देखेगी तो जो नागफनी होता है, नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम उसके जो तना होता है वो गत्तेदार होता है, अंदर से निकालेगी तो एकदम मालदार निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर सके एक ही बार में, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन करे। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एज पर द NSSO, बताइए कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड है, करंट अफेयर से था। ठीक है, ये है करंट अफेयर से। कहता है एज पर द NSSO 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जब करंट अफेयर से तो इसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक होता है नहीं, तो उस वक्त के करंट अफेयर से था, तो इसका जो ऑप्शन था वो 1 and 3 ओनली। ठीक है, 1 and 3 ओनली। इसको आराम से जो कि पढ़ना रहेगा अगर करंट अफेयर का तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, जो डिस्कशन का नहीं है उसको हम बाद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, NGT और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्या फर्क है, यही कह रहा है। ठीक है, तो देखो कहता है द NGT हैज बीन स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट whereas CPCB has been created by the executive order of the government। अब देख मैंने तुझे इसके बारे में बताया हूँ कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, स्टेटोरी बॉडी क्या होती है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो देख कह रहा है कि नीति एनजीटी हैज बीन स्टेबलाइज्ड बाय द एक्ट, ये एक्ट के द्वारा बनाया गया है। और whereas CPCB has been created by an executive order of the government, और CPCB जो कि कह रहा है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों गलत है, क्योंकि दोनों ही बॉडी कैसी हैं, ये एक स्टेटोरी बॉडी है। NGT और CPCB को दोनों को ही गवर्नमेंट ने बनाया था, जैसे नीति आयोग को। ठीक है, जैसे नीति आयोग पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, गवर्नमेंट आई 2014 में उसका नाम चेंज कर दिया नीति आयोग। तो वैसे ही NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस लिए बनाया जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज रहती है, कोई भी मुकदमा होता है, केसेस होता है, तो उसको NGT संभालती है। और पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो CP संभालेगी। ठीक है, तो दोनों को गवर्नमेंट ने ही बनाया था, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। और जब दूसरा गलत हो जाएगा तो मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला गलत हुआ तो यानी ये गलत हो गया। ठीक है, और ये गलत हो गया। दूसरा कहता है द NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, ठीक है, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, whereas CPCB promotes cleanliness of the streams and wells and aim to improve the quality of air in the country। तो सीधा सीधा दिख रहा है, सही बात है ना, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ना, चौथा हो गया, चौथा के बाद पांचवा यहाँ कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरा कहता है द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन
validity of a law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. तो ये बात तो हो नहीं सकती है, ठीक है। उस पर अगर मान ले कि पार्लियामेंट ने कोई गलत सलत कानून बना दिया तो क्या उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकती? कर सकती है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, और आंसर ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट से था ये? पॉलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, which one of the following best describe the term merchant discount rate? अब ये भी उस वक्त के क्या था, न्यूज में चल रहा था, करंट अफेयर का था। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो सीधा संबंध था वो था ऑप्शन नंबर सी से, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का ये मतलब था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, what are the consequences of a country becoming the member of nuclear supplier group, nuclear NSG? अगर देश NSG का मेंबर बन जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला कहता है, it will have access to the latest and most efficient nuclear technology। सही बात है, ठीक है। अगर NSG सप्लायर ग्रुप के हम लोग मेंबर बन जाते हैं तो जितने भी लेटेस्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। दूसरा कहता है, इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इन सब के बारे में बताया हूँ मैं, एनपीटी वगैरह के बारे में, एनजीटी बारे के बताया भी नहीं बताया? हाँ, तो कहता है कि अगर तुम एनएसजी के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली एनपीटी के भी मेंबर बन जाओगे। तो ये बात गलत है भैया। एनपीटी का मेंबर बनने के लिए उस पर सिग्नेटरी होना जरूरी है, उस पर साइन करना जरूरी है, पार्लियामेंट में पास करवाना जरूरी है। तुम ऑटोमेटिकली नहीं बन जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन 2 गलत है, और जब 2 गलत है तो क्या सही है? ओनली 1, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? with reference to the India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by the non-resident entities, which of the following statement is correct? ठीक है। With reference to India's decision on levy an equalization tax of 6% on online advertisement, ठीक है, online advertisement services offered by the non-resident entities, which one of the following statement is correct? कहता है, it is introduced as a part of the income tax act. It is introduced as a part of income tax act. दूसरा कहता है, non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. ठीक है। अब ये चीज भी है इकोनॉमिक्स का, लेकिन उस वक्त के करंट में बहुत चल रहा था ये टैक्सेशन वाला चीज, ठीक है, जो एड वगैरह दिखाते थे। तो इसमें से ऑप्शन ए सही था और ऑप्शन बी गलत था। इसका आंसर क्या था? ओनली वन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी and budget management, fiscal responsibility and budget management review committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। अब ये चीज ये भी क्या है इकोनॉमिक्स का ही, लेकिन उस वक्त के करंट से है कि नहीं? क्योंकि जो भी रिव्यूज होते हैं, जो भी कमेटी के रिकमेंडेशन होते हैं, वो तो चेंज होते रहते हैं साल दर साल, है ना। हेलो, हाँ, तो वही कह रहा है कि बताओ
इसमें जो सारे के सारे स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला हमने देखा कि द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी report has recommended a debt GDP ratio 60% to general government by 2023, comprising जिसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहा है जीडीपी डेट रेशियो। ठीक है, दूसरा कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दी 49% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, 49% ऑफ। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि करंट टॉपिक का डिस्कशन था उस पर, जब जीडीपी को लेकर के कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, जीडीपी टू डेट रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंसेप्ट तू अभी ऐसे बिल्ट डायरेक्टली बता नहीं सकती कैसे, हाँ देखिए यहाँ से आया यहाँ से आया, क्योंकि जब पूरा इकोनॉमिक्स तू पढ़ लेगी डेट रेशियो वगैरह क्या होता है उसके बाद ये समझ में आता है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ये 3 और ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका दूसरा गलत था। ठीक है, तो इसमें ओनली 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ imported edible oil is more than the domestic production of the edible oil in the last 5 years। तो हम देखते हैं कि हमेशा से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एडिबल ऑयल को मंगाते ही मंगाते हैं, है ना। भारत हमेशा जो एडिबल ऑयल रहता है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो वही कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। ये बात सही है, करंट अफेयर का ये भी टॉपिक है। उसके बाद कहता है द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज स्पेशल केस। तो भैया ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है और इसका आंसर हो जाएगा ओनली गवर्नमेंट वाला इम्पोर्ट ड्यूटी से छोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अब देख यहाँ 4 नाम दिए हैं और इसका ऊपर से दिया हुआ है सारा सारा एक्सप्लेनेशन। कहता है ही रोट बायोग्राफी ऑफ मौजिनी और गरी बदली, शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे, एंड ऑल्सो इलेक्टेड एज द सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली के लिए वो इलेक्ट हुए। अब कहता है कि इनमें से वो कौन थे? अरविंदो घोष थे, जो है बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, या मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। समझ में? हाँ हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। ठीक है, लाला लाजपत राय का सर लंदन में नहीं, लाला लाजपत राय का सर तो यहाँ पंजाब में छोड़ा गया था। वो राजा राम मोहन राय थे जो गए थे पैसा बढ़वाने के लिए। साउंडर्स की हत्या हुई थी ना इन्हीं को लेकर के। 12वां। ठीक है, 12वां कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ये तो बिल्कुल नहीं है। आधार कार्ड हमारा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ये भी नहीं है, मतलब अगर एक बार इशू हो गया तो ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड कभी भी डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। जो इस अथॉरिटी ने इशू किया है वो अथॉरिटी डीएक्टिवेट भी कर सकती है। ये करंट का टॉपिक है, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, नादर वन नादर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था ये हमारा? 12 हो गया ना, 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली या ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब मैंने कई बार बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कौन सा सागर सूख गया है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो अराल सी है। ये हमारा ज्योग्राफी का एकदम फेवरेट टॉपिक है। इसमें अच्छा अराल सी है, ब्लैक सी तो अभी भी जिंदा है, लेकिन
बैकाल, लेक बैकाल सूखा नहीं है यार। लेक बैकाल अच्छा है, पानी अराल सी में भी है, ठीक है, पानी अराल सी में भी है, लेकिन लेक बैकाल पूरी तरीके से तो वहां पर रसिया में है, तो रसिया में उधर पूरा बर्फ पड़ते रहता है, तो साइबेरिया की मोती, और वहां पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है उसमें, सबसे गहरी झील वही है मीठे पानी की बैकाल। तो उस वक्त के टाइम में यूपीएससी ने बैकाल को भी जो कि मान लिया था, लेक बैकाल भी सूख गया था। अभी एक मैं डिस्कशन करना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अराल सी, ठीक है, और लेक बैकाल तो सूखा नहीं है, ब्लैक सी भी सूखा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। लेकिन यूपीएससी ने किसको माना था, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 तीनों दोनों को माना था, अब क्यों माना था वो भगवान जाने, ठीक है। जैसे वो लोगों ने सतलज को मेन नदी बता दिया, डायरेक्ट जाके मिलती है। बच्चों से भी खतरनाक गलती करते हैं वो लोग कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बता इसमें से लॉ के लिए कौन फेमस हो सकता है। हाँ, मतलब कोड भी हो सकता है, जस्टिस भी हो सकता है, तो इसका आंसर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो रिलीज करता है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करती है, ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो बोलता ना था ना, डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, इंडेक्सेस रिलीज होते हैं, तो पूछ देता है कभी कभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, एटीएम्स बहुत अच्छा चैप्टर है ये, तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, या नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी कमिटी, या एनपीसीआई, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या कह सकती है, एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is the amount that bank have to maintain in the form of their own fund to offset any loss that bank occur if the account holder fails to repay dues, ठीक है, रीपे ड्यूज। और दूसरा कहता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, तो जैसे CAA होता है, CA बोलो, CRR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, क्या कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक डिसाइड करता है, नहीं, कैश रिजर्व रेशियो को कौन डिसाइड करता है, SLR को कौन डिसाइड करता है, RBI, तो वैसे ही CAR कैश कैपिटल एडिकेट रेशियो को डिसाइड करती है RBI, न कि इंडिविजुअल बैंक, ठीक है, और ऑप्शन 1 सही है, इसमें ऑप्शन 2 गलत है, तो ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। हाँ, तो इसको भी अगर देखेगी, अगर कहेगा कि हर इंडिविजुअल बैंक करता, नहीं, जो खाली सेंट्रल बैंक होते हैं ना, सेंट्रल बैंक वही डिसाइड करते हैं, वो अपने से डिसाइड कर देते हैं, बाकी चीजों को तो RBI डिसाइड करेगी, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 कहता है कि द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का क्या मतलब है, कहता है कि
इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दूसरा कहता है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। आइरिस किसको कहते हैं, हमारे जो आंखों में होता है। हाँ, तो कहता है कि अब देख तू गई होगी अपना आधार कार्ड बनवाने, तो तेरे हाथों का फिंगरप्रिंट लेता है, आंखों का रेटिना का भी स्कैन करता है ना। तो वही कहता है कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, दूसरा सही है। और तीसरा कहता है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी तेरे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कहीं से भी तू इसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है अपने आधार को, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो बोथ 1 और 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, acute malnutrition or died due to the starvation caused by war ethnic conflict। तो ये देख उस वक्त के किससे था, करंट अफेयर से था, ठीक है। कहता है अंगोला एंड जाम्बेजी, मोरक्को ट्यूनिसिया, वेनेजुएला कोलंबिया, ठीक है, या यमन और साउथ सूडान। तो इसमें जो आंसर था वो था यमन और साउथ सूडान, ठीक है, यमन और साउथ सूडान। क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट 2000 करो 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कहता है कि रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहता है कि ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, मतलब कि इलाज के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया क्या। दूसरा कहता है स्टेबलिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, ठीक है। और तीसरा कहता है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो देख इंग्लिश को रिकमेंड किया गया था, लेकिन सभी लेवल पे नहीं, सिर्फ हायर लेवल पर, ठीक है, सिर्फ हायर लेवल पर। तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। और तीसरा गलत होता है तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा और बचेगा क्या, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और 20 कहता है with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinies मतलब क्या होता है, जांच करना, and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। बता कि हर एक चीजों की जांच इसमें से कौन करेगी, कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स कमिटी, या बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। तो इसका आंसर है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन सारी चीजों की जांच करती है। किसकी किसकी, पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज एक्सेट्रा conferred by the constitution or delegately by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such legislation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी के लिए 20 रखते हैं, ठीक है। 20-20 का सेट करेंगे तो थोड़ा बोरिंग नहीं होगा, नहीं तो बहुत वो होने लगता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, हेलो, ठीक है, अच्छा 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25-25 का सेट रखते हैं। 21 देखते हैं। 21 कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है एज पर द राइट टू एजुकेशन RTE to be eligible for appointment as the teacher in the state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत क्या कह रहा है, राइट टू एजुकेशन के तहत कि टू
बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन ए स्टेट, किसी भी स्टेट में टीचर के लिए अपॉइंटमेंट अगर करना है तो पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसकी कुछ जरूरत होगी कम से कम क्वालिफिकेशन की, लेट डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि उस स्टेट का जो टीचर एजुकेशन काउंसिल रहेगा उसने जो क्राइटेरिया रखी है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं। दूसरा कहता है कि एज पर द आरटीआई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस a candidate is required to pass TET, होता ना TET, TET का टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET। ठीक है, TET टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। तो सही बात है, मतलब अगर तुम्हें किसी प्राइमरी को अगर पढ़ाना है तो तुम्हें टीटी का एग्जाम पास करना होता है। तो देखते हो कि यूपी में यूपी टीटी का एग्जाम चलता होगा, लोग देते होंगे। मुंबई वगैरह जैसे एरिया में तो लोग नेट और सेट के पीछे तैयारी करते हैं ताकि वो जूनियर लेवल को पढ़ा सके आराम से। ठीक है, लेकिन टीटी वगैरह अगर पास कर लेगी तो तू प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है। तीसरा कहता है कि इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ तो इतने सारे लोग 12वीं फेल हो जाते हैं फिर वो जा जाके किसी किसी क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं। तो क्या वो क्लासेस मुंबई में या कहीं बड़े बड़े शहरों में जितने क्लासेस हैं क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं? क्या उन क्लासेस पर स्टेट गवर्नमेंट आती देखने की हाँ कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ा रहे हो या कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, गलत है, तीसरा गलत है। अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा सही है और तीसरा गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 है as per the right to education eligibility appointment as a teacher state person would be required to possess minimum qualification laid down by the concerned state council teacher education। नहीं, ये भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर तू टीटी वगैरह का पेपर पास की है या जैसे नेट सेट वगैरह नेट पास कर ली तो नेट पास करने की वजह से तू भारत के किसी भी स्टेट में जाके पढ़ा सकती है कि नहीं? क्योंकि ये क्या होता है, नेशनल लेवल हो जाता है। हेलो, हाँ, तो इसके लिए ये जो क्राइटेरिया है कि अगर तुझे किसी स्टेट में पढ़ाना है तो उस स्टेट के स्टेट काउंसिल टीचर एजुकेशन की जो क्राइटेरिया उसको मीट करना होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ट्रेडिशन दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है, मैच करना है या कौन सा सही है। ठीक है, करेक्ट के बारे में पूछा है। कहता है चापचर फूड फेस्टिवल, चापचर फूड फेस्टिवल। और दूसरा कहता है कोनजोम कोनजोम परबा बलाड, मणिपुर का है कि नहीं है। और हांग ता डांस सिक्किम का है कि नहीं है। बड़ा ही अजीब गरीब नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें जो चाप चापचरकुट फेस्टिवल है, चापचरकुट फेस्टिवल ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ठीक है, चापचरकुट फेस्टिवल मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार होता है, ये सही है। उसके बाद कोंगजोम प्रभा बलाड जो है ये मणिपुर का त्योहार होता है, ये भी बात है सही है। लेकिन ये जो हांगडा डांस है, हांगडा डांस है ये सिक्किम का नहीं मणिपुर का है। ठीक है, सिक्किम का नहीं मणिपुर का है ये। ठीक है, मणिपुर। फिर इसके लिए तीसरा अगर गलत हो जाता है तो बच्चा क्या है, 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 पर। 23 कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है, 1954 कहता है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, यानी इसके जगह पर ये आया है क्या। ठीक है, दूसरा कहता है
The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Service in the Union Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, Health and Family Welfare. तो ये जो FSSAI आता है ये फैमिली हेल्थ मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में नहीं आता है. ऑप्शन 1 क्या है, सही है. ठीक है. और 23 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए ओनली सही. ठीक है. 24 पर चलते हैं. कहता है कि इन टर्म्स ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर. तो टू स्टेट सॉल्यूशन तूने देखा होगा कि हम लोग इजराइल के बारे में देखते होंगे कि एक इधर है, इधर भी इजराइल बीच में है, यहाँ वेस्टर्न है, इधर गाजा पट्टी है ना. सॉरी, इधर वेस्ट बैंक है, इधर गाजा पट्टी है और बीच में है इजराइल. तो अब इधर इजराइल इधर से अटैक करता है, इधर से गाजा पट्टी वाले अटैक करते हैं, इधर से वेस्ट बैंक वाले करते हैं, इधर इजराइल छूटता है. तो टू स्टेट न्यूज में रहा था और उस वक्त इन दोनों का मारी मारा भी चल रहा था. तो ये टू स्टेट सोल्यूशन इसके लिए था, इजराइल के लिए था. ठीक है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है with reference to the previous made under the National Food Security Act 2013, consider the following statement. This is current affairs लिखा. The family coming under the category of the BPL below poverty level only eligible to receive subsidies food grains. ठीक है, subsidies food grain. और उसके बाद कहता है कि मैंने पढ़ाया भी है जैसे बीपीएल वगैरह के बारे में. बीपीएल क्या होता है, किसको कम पैसा दिया जाता है या किसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ता है. तो खाली बीपीएल वालों को तो नहीं है, अब पावर्टी लेवल के ऊपर होते हैं उनको भी सामान और ग्रेन मिलता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा पैसा जैसे ज्यादा ले लिया जाता है. अगर बिलो पावर्टी लेवल वाले के लिए 2 रुपए और 3 रुपए का सिस्टम चलता है तो उनके लिए 5 रुपए 7 रुपए का चलता है ना. हाँ, तो पहला ऑप्शन गलत है. और अगर तू देखेगी यहाँ पहला गलत होता है तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा. फिर कहता है कि the eldest woman in the household of age 18 or above shall be the head of the household for the purpose of assurance of ration card. ठीक है. और तीसरा कहता है कि pregnant women and lactic mothers are entitled to a take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for the 6 months thereafter. ठीक है. तो 1600 कैलोरी में क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि हमने देखा था नॉर्मली गांव में है कोई इंसान तो उसके लिए 2400 कैलोरी, ठीक है, और शहरों में है तो 2100 कैलोरी, इसका प्रावधान था. तो यहाँ अगर कोई विमन प्रेग्नेंट है तो उसको तुम 1600 कैलोरी का खाना दोगे तो वो सर्वाइव कर पाएगी. इसमें से तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है. ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है और आंसर क्या है, ठीक है. ओके, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए और 25 तक रखते हैं और फिर उसके बाद आगे जो 26 से 50 तक हम लोग नेक्स्ट करेंगे. ओके.